चैप्टर 17 द चार्ज, पार्ट ए, फॉर्म ऑफ चार्जेस। तो इसमें जाने से पहले हम समझते हैं कि चार्ज की डिफिनीशन क्या है, चार्ज है क्या। तो चार्ज की जो डिफिनीशन है वो सेक्शन 2B ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है, जिसमें है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो चार्ज में अगर एक से ज़्यादा हेड है तो किसी भी हेड को चार्ज मान लिया जाएगा। और इसकी डिफिनीशन एक केस है बिरिच भुयान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें दी गई है। उसमें है कि चार्ज इज़ अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ एन ऑफेंस एलीज टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम। तो कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट में ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, उन स्पेसिफिक एक्यूजेशंस को सही तरीके से निरूपित करना ही चार्ज है। अब एक केस है वीसी शुक्ला वर्सेस सीबीआई। इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कशन किया गया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज है क्या, चार्ज का उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में बोला गया है कि जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, उसको साफ और स्पष्ट शब्दों में इस बात की सूचना देना कि नेचर ऑफ एक्यूजेशंस जो है वो क्या है, किस तरह का ऑफेंस उसने कमिट किया है, और उसको ट्रायल के दौरान कोर्ट में बुलाया गया है। इस बात की सूचना उस अक्यूज्ड को देना, यही ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज है, यही चार्ज का उद्देश्य है। अब है सेक्शन 211 कंटेंट्स ऑफ चार्ज। यहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है। सबसेक्शन 1, इसमें है कि एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज। तो जो ऑफेंस उस अक्यूज्ड ने कमिट किया है, जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि ये ऑफेंस उसने कमिट किया है, उसको चार्ज में मेंशन किया जाएगा। अब है सबसेक्शन 2, इसमें है कि इफ़ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम द ऑफेंस में बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। तो इसमें है कि जो ऑफेंस उस अक्यूज ने कमिट किया है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम अगर सब्सटेंटिव लॉ में है तो उस नाम को उस चार्ज में मेंशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने कोई सामान चुरा लिया है तो इसको जो है स्पेसिफिक नेम दिया गया है सब्सटेंटिव लॉ में थेफ्ट। तो इस वर्ड को, थेफ्ट को, उस चार्ज में मेंशन किया जाएगा। अब है सबसेक्शन 3, इसमें है कि अगर जो ऑफेंस उस अक्यूज ने कमिट किया है उसका कोई स्पेसिफिक नाम सब्सटेंटिव लॉ में नहीं है तो उसकी इतनी डिफिनीशन लिखी जाएगी जो ऑफेंस उसने कमिट किया है कि उस अक्यूज को इस बात का पता चल सके कि किस मामले में उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अब है सबसेक्शन 4, इसमें है कि जो ऑफेंस उसने कमिट किया है अक्यूज ने, जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए गए कि ये ऑफेंस उसने कमिट किया है, वो जिस लॉ और सेक्शन के अगेंस्ट में वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसको भी उस चार्ज में मेंशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है तो थेफ्ट जो है वो पनिशेबल है 379 में, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा कि यू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो इसमें सबसेक्शन 2 में जो बोल रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक नेम है तो वो भी मेंशन होगा, तो वो भी थेफ्ट भी मेंशन हो गया, और जो सेक्शन है वो 379 वो भी मेंशन हो गया, और लॉ है वो भी मेंशन हो गया, इंडियन पिनल कोड। अब इलस्ट्रेशन है इससे रिलेटेड। इसमें है कि ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, एडल्ट्री और क्रिमिनल इंटिमिडेशन और यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। द चार्ज में बी स्टेटेड दैट, चार्ज में क्या लिखा जाएगा, अगर उसने इन सब में से कोई ऑफेंस कमिट किया है तो क्या लिखा जाएगा कि ए कमिटेड मर्डर और चीटिंग और थेफ्ट और एक्सटॉर्शन और एडल्ट्री और क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दैट ही यूज्ड अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, ये चार्ज में लिखा जाएगा विदाउट रेफरेंस ऑफ द डिफिनीशंस ऑफ दोज क्राइम्स कंटेन्ड इन द इंडियन पिनल कोड। तो इसमें बोल रहे हैं कि उस डिफिनीशन को लिखने की बजाय यही लिखा जाएगा कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, चीटिंग की है तो थेफ्ट किया है, एक्सटॉर्शन किया है, अडल्ट्री किया है का ऑफेंस कमिट किया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट किया है। तो जो स्पेसिफिक नेम है उसी को मेंशन कर दिया जाएगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग कंप्लीट डिफिनीशन विच इज़ गिवन इन सब्सटेंटिव लॉ और इंडियन पिनल कोड में जो डिफिनीशन दी गई कंप्लीट, वो कंप्लीट डिफिनीशन लिखने की बजाय यही लिखा जाएगा कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। बट the section under which the offense is punishable must in each instance be referred in the charge। लेकिन जिस सेक्शन में वो ऑफेंस पनिशेबल है वो सेक्शन उस चार्ज में लिखा जाएगा। जैसे कि हमने वो एग्जांपल लिया था कि ए हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो 379 हमने मेंशन किया, उसमें पनिशेबल है, तो वो वहाँ पे वो नाम तो हम मेंशन कर रहे हैं कि ये उसने ये ऑफेंस कमिट किया, लेकिन साथ में हम जिस सेक्शन में वो ऑफेंस पनिशेबल है उसको भी मेंशन कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, एडल्ट्री,
इन सभी में, तो उसमें यही लिखा जाएगा कि ए कमिटेड मर्डर और जो भी ऑफेंस कमिट किया है उसको, और उसके साथ साथ जिस सेक्शन में वो ऑफेंस पनिशेबल है उसको भी मेंशन किया जाएगा। ये इलस्ट्रेशन है। अब है सबसेक्शन 5, इसमें है कि द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस। इसमें है कि जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसमें जो स्टेटमेंट लिखी जाती है कि ए हैज़ कमिटेड दिस ऑफेंस, तो ये इक्विवेलेंट होगा उस ऑफेंस का जो डिफिनीशन सब्सटेंटिव लॉ में दिया गया है उसके, और जो लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड है कि ये जब फुलफिल होंगे तभी ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है। तो वो लीगल कंडीशन और वो डिफिनीशन इक्विवेलेंट होंगे उस स्टेटमेंट के जो चार्ज में लिखा गया है कि ए हैज़ कमिटेड दिस ऑफेंस। अब हम इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि इसमें है कि ए इज चार्ज विद मर्डर ऑफ बी, ए ने बी का मर्डर किया, ये चार्ज में लिखा गया। तो ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होगा उस डिफिनीशन के जो सेक्शन 299 और 300 में दी गई है, और उसके साथ साथ जो जनरल एक्सेप्शंस है उसमें ये नहीं आएगा स्टेटमेंट जो चार्ज में लिखा गया है, और जो 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं 300 में उसमें भी ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। और अगर पहले वाले एक्सेप्शन में ये स्टेटमेंट आ जाता है तो वो जो 3 प्रोविजो दिए गए हैं वो अप्लाई नहीं होंगे इस स्टेटमेंट पे जो चार्ज में लिखा गया है कि ए ने बी का मर्डर किया है। तो वो उसी तरह से इक्विवेलेंट होगा जैसे कि किसी ने मर्डर किया, जो डिफिनीशन दी गई है अगर उसमें जो कोई एक्सेप्शन है तो उसमें ये नहीं आएगा मर्डर, और अगर कोई एक्सेप्शन है उसमें आता है और कोई प्रोविज़ो है तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर चार्ज में कोई स्टेटमेंट लिखी गई है तो सेम उसी तरह से फॉलो होगा, वो इक्विवेलेंट होगा उस डिफिनीशन के जो कि उस ऑफेंस का दिया गया है सब्सटेंटिव लॉ में। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें है कि ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 326 ऑफ इंडियन पीनल कोड विद वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शूटिंग। तो इसमें है कि अगर चार्ज में ये लिखा गया कि ए ने बी को शूट के दौरान ग्रीवियस हर्ट कॉज किया अंडर सेक्शन 326 ऑफ इंडियन पीनल कोड में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 335 ऑफ इंडियन पीनल कोड अप्लाई नहीं होता है, जिसका मतलब ये है कि कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन सडन प्रोवोकेशन। तो यहाँ पे ये सडन प्रोवोकेशन की वजह से उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं किया, इसका मतलब यही है। और कोई भी जनरल एक्सेप्शंस अगर दिए गए हैं इससे रिलेटेड तो वो भी अप्लाई नहीं होते हैं अगर स्टेटमेंट यही लिखा है चार्ज में कि उसने अंडर सेक्शन 326 ऑफ इंडियन पीनल कोड में ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। तो इसका मतलब यह है कि 335 अप्लाई नहीं होता है, और भी कोई जनरल एक्सेप्शन है तो वो भी अप्लाई नहीं होते। अब है सबसेक्शन 6, इसमें है कि द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। तो जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी उसी लैंग्वेज में चार्ज लिखा जाएगा। अब है सबसेक्शन 7, इसमें है कि अगर कोई पर्सन है वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में और उस प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से उसको सब्सिक्वेंट ऑफेंस में या तो एनहांस पनिशमेंट मिलेगी या डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलेगी। डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसको सेंटेंस टू डेथ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सब्सिक्वेंट ऑफेंस में उसको ये सेंटेंस मिल सकता है। और इट इज़ इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पज ऑफ अफेक्टिंग द पनिशमेंट विच द कोर्ट में थिंक फिट टू अवार्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस। और इसकी जो है उसको प्रूव किया जाना है कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था, तो और कोर्ट जिसकी वजह से उसको सब्सिक्वेंट ऑफेंस में सेंटेंस अवार्ड कर सके, तो द फैक्ट डेट एंड प्लेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज। तो जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसके फैक्ट, डेट और प्लेस, वो सारी चीज़ें जो है उसके प्रीवियस कन्विक्शन की उस चार्ज में मेंशन की जाएंगी। एंड इफ़ सच स्टेटमेंट हैज़ बीन ओमिटेड, एंड अगर वो स्टेटमेंट उस चार्ज में नहीं लिखा गया है तो कोर्ट में ऐड इट एट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड। तो सेंटेंस पास करने के पहले किसी भी टाइम पे कोर्ट इस सेंटेंस को जो है कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था, जो चार्ज में मेंशन किया जाना चाहिए था वो ओमिट हो गया, नहीं हो सका, तो कोर्ट इस बात को किसी भी टाइम पे सेंटेंस पास करने के पहले किसी भी टाइम पे इसको ऐड कर सकती है। अब इलस्ट्रेशन है कि ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 184 ऑफ इंडियन पीनल कोड विद इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। द चार्ज शुड बी इन दोज वर्ड्स। तो अगर कोई पर्सन है जिसने अंडर सेक्शन 184 ऑफ इंडियन पीनल कोड में किसी पब्लिक सर्वेंट को
जो लॉफुल अथॉरिटी जिसके पास है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, किसी प्रॉपर्टी को सेल के लिए ऑफ़र कर रहा है, लेकिन कोई पर्सन है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, सेल नहीं करने दे रहा है, तो इसको जब उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाएंगे तो इसको उसी शब्दों में लिखा जाएगा। अब है सेक्शन 212 पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इसमें सब सेक्शन 1 में है कि चार्ज में टाइम, प्लेस और अगर कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट किया है वो, या फिर कोई वस्तु है जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट किया है वो सारे चीज़ें जो है उस चार्ज में मेंशन की जाएंगी, जिससे कि उस अक्यूज्ड को पता चल सके कि किस मामले में उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अब है सबसेक्शन 2। इसमें है कि when the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money or other movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum or, as the case may be, describe movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed and the dates between which the offence is alleged to have been committed, without specifying particular items or exact dates। and तो इसमें है कि अगर कोई पर्सन है जिसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कमिट किया है या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और रिलेटेड विद अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या है कि उसकी जो ग्रॉस सम वैल्यू है वो मेंशन की जाएगी चार्ज में, और जो डेट, जिन दो डेट्स के बीच में वो ऑफेंस कमिट किया गया है उसको जो है उस चार्ज में मेंशन किया जाएगा, न कि वो सारे पर्टिकुलर आइटम्स और ऑल सभी डेट्स को मेंशन किया जाएगा। सभी आइटम्स और सभी डेट्स को मेंशन करने की बजाय जिन दो डेट्स के बीच में वो ऑफेंस कमिट किया गया है उसको मेंशन किया जाएगा, और जो ग्रॉस सम वैल्यू है उसको मेंशन किया जाएगा चार्ज में। और इसमें है कि एंड द चार्ज सो फ्रेम शैल बी डीम्ड टू बी चार्ज ऑफ वन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219। इसमें है कि जब वो चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो वो सेक्शन 219 में जो चार्ज फ्रेम किया जाता है उसी तरह से माना जाएगा कि ये एक ही चार्ज है। सेक्शन 219 में बोलते हैं कि 3 ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड कमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल बी चार्ज टुगेदर। अब प्रोविजो है कि इसमें है कि लेकिन जो 2 डेट्स होंगी, जो 2 डेट्स मेंशन की जाएंगी, इन डेट्स के बीच में ये ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो जो है 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो पीरियड। अब है सेक्शन 213 व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। तो इसमें है कि अगर सेक्शन 211 और 212 में जो पर्टिकुलर्स मेंशन किए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है इस बात की सूचना देने के लिए अक्यूज्ड को कि उसको किस मामले में आरोप लगाया गया है, तो जिस मैनर में वो ऑफेंस कमिट किया गया है उस मैनर को भी चार्ज में मेंशन किया जाएगा। अब इलस्ट्रेशन है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट of certain article at a certain time and place, the charge need not set out the manner in which the theft was effected। तो इसमें है कि अगर पर्सन ए है उसने कोई थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया एट सर्टेन टाइम एंड प्लेस, किसी निश्चित समय और जगह पे, तो इसमें जो है जिस मैनर में वो ऑफेंस कमिट किया गया है उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है चार्ज में। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें है कि ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी at a given time and place, the charge must set out the manner in which A cheated B। तो अगर A ने B को चीट किया एक निश्चित समय और जगह पे, तो इसमें जो है जिस मैनर में A ने B को चीट किया उसको मेंशन करना चार्ज में ज़रूरी है। नेक्स्ट है, A is accused of giving false evidence at a given time and place, the charge must set out the portion of the evidence given by A which is alleged to be false। तो इसमें है कि A ने false evidence दिया और उसके ऊपर जब एक्यूजेशंस लगाए गए इससे रिलेटेड, तो जब चार्ज उसके ऊपर फ्रेम किया जाएगा तो उसमें जब उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो उसमें इस बात को लिखा जाएगा कि उस फॉल्स पोर्शन जो था, जो एविडेंस का फॉल्स पोर्शन था, उसको चार्ज में मेंशन किया जाएगा, जिससे कि उसको पता चल सके कि हाँ इससे रिलेटेड मेरे ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। नहीं तो उसने कई सारे एविडेंस दिए या जो एविडेंस दिया तो अब वो पूरे को डिफेंड करना शुरू करेगा, या जो भी एविडेंस वो प्रोड्यूस करेगा वो पूरे के लिए एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज में ये मेंशन रहेगा कि ये फॉल्स पोर्शन है, ये वाला है जो फॉल्स एविडेंस तुमने प्रोड्यूस किया है, तो उससे रिलेटेड वो डिफेंड करेगा अपने आप को और उससे रिलेटेड एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। तो उसकी इसलिए जो है अगर कोई फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करता है कोर्ट में, तो जब चार्ज उसके ऊपर लगाया जाएगा तो चार्ज में इस बात को लिखा जाएगा कि जो फॉल्स पोर्शन ऑफ एविडेंस है उसको उस चार्ज में लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट है कि A इज़ अक्यूज्ड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग B अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस,
द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए ऑब्स्ट्रक्टेड बी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस। तो इसमें है कि ए ने बी को, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है बी, उसको उसकी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोका। तो जब उसके ऊपर ए के ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे तो चार्ज में इस बात को लिखा जाएगा कि ए ने किस तरह से, किस मैनर में बी को रोका उसकी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने से। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज नीड नॉट स्टेट द मैनर इन विच ए मर्डर्ड बी। तो इसमें है कि ए के ऊपर एक्यूजेशंस लगाए गए कि उसने बी का मर्डर किया एक निश्चित समय और प्लेस पे। तो इसमें जो है किस मैनर में ए ने बी का मर्डर किया उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है चार्ज में। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें है कि ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ डिसोबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट। द चार्ज मस्ट सेट आउट द डिसोबीडियंस चार्ज एंड द लॉ इन्फ्रिंज्ड। तो इसमें है कि अगर पर्सन ए है, उसने डिसोबे किया लॉ का किसी पर्सन को बचाने के लिए पनिशमेंट से, तो यहाँ पे जब उसके ऊपर जिसने कि पनिशमेंट से बचाने के लिए लॉ को डिसोबे किया तो उसके ऊपर जब चार्जेस लगाए जाएंगे तो इस बात को मेंशन किया जाएगा कि उसने डिसोबे किया है लॉ का, और जो लॉ इन्फ्रिंज हुआ है, जिसका वायलेशन हुआ है, उसको भी मेंशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन जाता है पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखवाने के लिए, तो वो जो अक्यूज्ड है उसको बचाने के लिए उसने एफआईआर नहीं लिखी, तो उस कंडीशन में उसने वायलेशन किया, तो उसके ऊपर जब चार्जेस लगाए जाएंगे तो इस बात को लिखा जाएगा। अब है सेक्शन 214, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। तो इसमें है कि जो वर्ड्स मेंशन होंगे चार्ज में, उसका जो मीनिंग होगा डिस्क्राइब करके जो उसका सेंस निकलेगा वो वही सेंस निकाला जाएगा जो जिस तरह से लॉ में उसको डिस्क्राइब करके उसका सेंस निकाला गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे और कोई उसका डिफिनीशन दिया गया है, उसका सेंस कुछ और निकल रहा है, तो उसको नहीं, बल्कि जो लॉ में उसका सेंस निकाला गया है उसी को माना जाएगा उस चार्ज में जो लिखा गया है। अब है सेक्शन 215, इसमें है इफेक्ट ऑफ एरर्स। इसमें है कि नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोज पर्टिकुलर शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटेरियल। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई ओमिशन है चार्ज में या कोई एरर है तो वो मटेरियल नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा, अनलेस अक्यूज्ड वाज इन fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice। लेकिन वो मटेरियल हो जाएगा, उसका महत्व हो जाएगा यदि उस एरर या ओमिशन की वजह से अक्यूज को मिसलीड कर दिया गया, अक्यूज मिसलीड हो गया, उसको समझ नहीं आया कि उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं, या उस ओमिशन और एरर की वजह से कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया। तो अगर ये होता है तभी जो है उस एरर या ओमिशन को मटेरियल कंसीडर किया जाएगा, उसका कोई महत्व होगा, अदरवाइज वो ओमिशन और एरर इमैटेरियल होगा। अब एक केस है वीनू भाई रणछोड़ भाई वर्सेस राजीव भाई दूधा भाई पटेल। इसमें है कि इरोनियस, इरेगुलर और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक चार्ज डज नॉट रेंडर कन्विक्शन इनवैलिड अनलेस फेल्योर ऑफ जस्टिस हैज़ ओकेजन। तो इसमें है कि अगर कोई एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक चार्ज है या कोई ऐसा कुछ है, इरोनियस, इरेगुलर और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक चार्ज है, तो वो कन्विक्शन अगर उस पे हो गई है, किसी पर्सन को, किसी अक्यूज को वो कन्विक्टेड हो गया, तो वो इनवैलिड नहीं होगा यदि उसकी वजह से कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है। तो अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तब तो वो कन्विक्शन जो है इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस इन सब की वजह से नहीं हुआ है तो वो कन्विक्शन इनवैलिड नहीं होगा। अब है इलस्ट्रेशन। इसमें है कि ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 242 ऑफ इंडियन पिनल कोड विद हैविंग बीन इन पोजेशन ऑफ काउंटरफिट क्वाइन, हैविंग नोन एट द टाइम व्हेन ही बिकेम possessed thereof that such coin was counterfeit, the word fraudulently being omitted in the charge, unless it appears that A was in fact misled by this omission, the error shall not be regarded as material। तो इसमें है कि ए के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो ये था कि उसने अंडर सेक्शन 242 ऑफ इंडियन पिनल कोड में काउंटरफिट क्वाइन को अपने पास रखा, ये ऑफेंस उसने कमिट किया ये जानते हुए भी कि ये काउंटरफिट क्वाइन है, लेकिन चार्ज में जो फ्रॉडलेंटली वर्ड है वो नहीं लिखा गया।
तो यदि कोर्ट को ऐसा लगता नहीं है कि उसकी वजह से वो जो अक्यूज्ड है वो मिसलीड हो गया, तो ये जो ओमिशन है वो मटेरियल नहीं होगा, इसका कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो उस ओमिशन की वजह से जो अक्यूज्ड है वो मिसलीड हो गया, उसको समझ नहीं आया कि क्या चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं, तो वो मटेरियल होगा, अदरवाइज वो इमैटेरियल होगा। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें है कि ए ने बी को चीट किया, ये उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन जिस मैनर में ए ने बी को चीट किया ये उसमें चार्ज में नहीं लिखा गया, या लिखा गया तो वो गलत तरीके से लिखा गया, सही तरीके से नहीं लिखा गया। लेकिन हुआ क्या, ए ने खुद को डिफेंड भी किया, विटनेसेस भी बुलाए और अपना अकाउंट भी दिखाया। तो कोर्ट इससे सेंस निकाल सकती है कि जो ओमिशन था या जो इनकरेक्ट मेंशन किया गया था मैनर, वो मटेरियल नहीं होगा, वो इमैटेरियल होगा, क्योंकि ए ने तो पूरा काम किया, उसको समझ में आया कि उसके ऊपर क्या ऑफेंसेस लगाए गए हैं, क्या चार्जेस लगाए गए हैं, तभी उसने अपने आप को डिफेंड भी किया, विटनेस भी प्रोड्यूस किया और अपना अकाउंट भी दिखाया। तो यहाँ पे जो ओमिशन हुआ या जो मैनर मेंशन किया गया वो इनकरेक्टली मेंशन किया गया, वो इमैटेरियल होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि अक्यूज्ड को जो है इस बात का पता चल गया था कि क्या आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि A is charged with cheating B and the manner in which he cheated B is not set out in the charge. There were many transactions between A and B and A had no means of knowing to which of them the charge referred and offered no defense. तो इसमें है कि A ने B को चीट किया, इसका उसके ऊपर A के ऊपर चार्जेस लगाए गए, आरोप लगाए गए, लेकिन जिस मैनर में A ने B को चीट किया वो उसमें चार्ज में मेंशन नहीं किया गया, नहीं लिखा गया। और ए और बी के बीच कई सारे ट्रांजैक्शंस हुए, जिसकी वजह से उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि वो पता कर सके कि किस मैटर में उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस के बारे में उसके ऊपर चार्ज आरोप लगाए गए हैं, और उसकी वजह से उसने कोई डिफेंस भी नहीं किया अपने उसमें। तो यहाँ से कोर्ट इस बात को इन्फर कर सकती है, सेंस निकाल सकती है कि जो ओमिशन हुआ कि उसमें मैनर नहीं मेंशन किया गया चार्ज में, वो मटेरियल एरर है, वो जो एरर है वो महत्वपूर्ण है, और उसकी वजह से अक्यूज्ड को पता नहीं चल सका कि उसके ऊपर किस ऑफेंस में चार्जेस, किस ऑफेंस में आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं, इसलिए वो एरर जो है वो मटेरियल एरर है और वो कंसीडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें है कि ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ खोदा बख्श ऑन 21 जनवरी 1882। इन फैक्ट द मर्डर्ड पर्सन's नेम was हैदर बख्श and the date of the murder was 20th January 1832. A was never charged with any murder but one and had heard the inquiry before the magistrate, which referred exclusively to the case of Haider Baksh. The court may infer from these facts that A was not misled and the error in the charge was immaterial. तो इसमें बोल रहे हैं कि ए के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो ये था कि उसने 21 जनवरी 1882 को खोदा बख्श का मर्डर किया, लेकिन जो मर्डर हुआ था वो हैदर बख्श का हुआ था और वो भी 20 जनवरी 1882 को। लेकिन हुआ क्या कि जो ए था उसके ऊपर किसी और मर्डर का चार्ज नहीं था, और वो मजिस्ट्रेट के सामने उस इंक्वायरी को बैठ करके सुना और मजिस्ट्रेट ने उसी मर्डर की सुनवाई की हैदर बख्श की। तो उसमें क्या होगा कि जो जिसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं उसके ऊपर कोई और मर्डर का चार्ज नहीं था, वही था, और वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बैठ करके सुना भी, तो वो कहीं से मिसलीड नहीं हुआ, उसको पता था कि किस मर्डर में उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल एरर है कि वो नाम गलत हो गया और डेट गलत हो गई, ये जो एरर है ये इमैटेरियल है, इसका कोई महत्व नहीं है। अब है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए वाज चार्ज विद मर्डरिंग हैदर बख्श ऑन 20 जनवरी 1882 एंड खोदा बख्श हु ट्राइड टू अरेस्ट हिम फॉर दैट मर्डर ऑन 21 जनवरी 1882। तो इसमें है कि ए के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो ये था कि उसने हैदर बख्श का मर्डर किया 20 जनवरी को, और खोदा बख्श जिसने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की उसका मर्डर किया उसने 21 जनवरी को। लेकिन जब उसके ऊपर आरोप लगाए गए तो वो हैदर बख्श का लगाया गया, लेकिन जब उसको ट्राई किया गया वहाँ कोर्ट में तो उसको खोदा बख्श में ट्राई किया गया। तो उसने क्या किया, जो अक्यूज़ था ए, उसने जब अपने विटनेसेस प्रोड्यूस किए और अपने आप को डिफेंड किया, तो हैदर बख्श के केस में उसने सारे विटनेसेस प्रोड्यूस किए और अपने आप को डिफेंड किए, वो हैदर बख्श के केस में प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, इस वजह से उसको समझ नहीं आया जो अक्यूज़ड है, और उसने
हैदर बख्श में विटनेसेस वो प्रोड्यूस किया, जबकि उसको ट्राई किया जा रहा था खोदा बख्श में। तो यहाँ पे वो मिसलीड हो गया, उसको समझ नहीं आया। तो यहाँ पे जो एरर है वो मटेरियल है, और यहाँ पे जो एरर है उसको कंसीडर किया जाएगा। अब है सेक्शन 216 कोर्ट में अल्टर चार्ज। इसमें सबसेक्शन 1 में है कि एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस। तो जजमेंट प्रोनाउंस करने के पहले कोई भी कोर्ट चार्जेस को अल्टर कर सकती है, बदल सकती है, या कोई नए चार्जेस को ऐड कर सकती है। सबसेक्शन 2 में है कि एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। तो जो भी बदलाव चार्जेस में होंगे या कोई नया चार्ज ऐड किया जाएगा तो उसको अक्यूज्ड को पढ़ करके और एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। अब है सबसेक्शन 3, इसमें है कि इफ़ द अल्टरेशन और एडिशन टू अ चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली टू प्रेजुडिस द अक्यूज्ड इन हिज डिफेंस और द प्रोसिक्यूटर इन द कंडक्ट ऑफ केस। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट की ओपिनियन में है कि उस चार्जेस में जो बदलाव हुए हैं या नए चार्ज जो ऐड हुए हैं उसकी वजह से न तो अक्यूज्ड के साथ या न तो प्रोसिक्यूटर के साथ कोई पक्षपात होता है या उनको कोई हानि होती है, तो कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन आफ्टर सच अल्टरेशन और एडिशन हैज़ बीन मेड प्रोसीड विद द ट्रायल एज इफ द अल्टर्ड और एडेड चार्ज हैड बीन द ओरिजिनल चार्ज। तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज़ करके उन चार्जेस को ऐसे मान सकती है कि वो चार्जेस जो है, जो बदलाव हुए हैं या जो नए ऐड हुए हैं वो ओरिजिनल चार्ज थे। अब है सबसेक्शन 4, इसमें है कि अगर उस बदले हुए चार्ज में बदलाव करने की वजह से या नए चार्ज को ऐड करने की वजह से अक्यूज्ड को या प्रोसिक्यूटर को कोई हानि होती है, उनके साथ कोई पक्षपात होता है, तो कोर्ट में आइदर डायरेक्ट न्यू ट्रायल, कोर्ट या तो नए ट्रायल का ऑर्डर दे देंगी या उस ट्रायल को एडजर्न कर देंगी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो एक थोड़े समय के लिए उस ट्रायल को या तो एडजर्न कर दिया जाएगा या तो नया ट्रायल का ऑर्डर दे दिया जाएगा, अगर ऐसा उस नए चार्ज के ऐड करने पर या चार्ज में बदलाव करने पे ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड के साथ या प्रोसिक्यूटर के साथ कोई अन्याय हो रहा है या उनके साथ कोई पक्षपात हो रहा है, तो नए ट्रायल का ऑर्डर दे दिया जाएगा या उस ट्रायल को थोड़े टाइम के लिए एडजर्न कर दिया जाएगा। अब है सबसेक्शन 5, इसमें है कि चार्ज में जो बदलाव हुआ या नए चार्ज जो ऐड हुए उनमें प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत है कि उसमें प्रीवियस सैंक्शन मिलेगी तभी उसमें ट्रायल में प्रोसीड किया जाएगा। तो जब तक वो प्रीवियस सैंक्शन नहीं मिल जाती या यदि वो ऑलरेडी प्रीवियस सैंक्शन नहीं ऑब्टेन की गई है तो उस ट्रायल की प्रोसीडिंग को रोक दिया जाएगा, और जब वो प्रीवियस सैंक्शन मिल जाएगी तो फिर उसमें प्रोसीड किया जाएगा। अब है सेक्शन 217, इसमें रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड। इसमें है कि वेन एवर अ चार्ज इज अल्टर्ड और एडेड टू बाई कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल द प्रोसिक्यूटर एंड अक्यूज शैल बी अलाउड। तो जब चार्ज में कोई बदलाव होता है या कोई नया चार्ज ऐड होता है तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल शुरू होने के बाद द प्रोसिक्यूटर एंड अक्यूज शैल बी अलाउड, प्रोसिक्यूटर और अक्यूज को इस बात की स्वीकृति मिलेगी कि, तो इसमें क्लॉज ए में है कि वो अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर उन विटनेसेस को जो पहले से एग्जामिन किए जा चुके हैं उनको फिर से बुला सकते हैं, रीसमन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं उस अल्ट्रेशन और एडेड चार्ज के रेफरेंस में। और यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो है डिले करने के लिए बुलाया जा रहा है या इससे जो है जस्टिस डिफीट होगी, ऐसा कुछ है, तो फिर वो इस बात को राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे और अक्यूज्ड या प्रोसिक्यूटर को अलाउ नहीं करेंगे इस बात के लिए, अदरवाइज़ वो अलाउ करेंगे और वो अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर उन विटनेसेस को फिर से बुलाएंगे और एग्जामिन करेंगे उन अल्टर्ड और एडेड चार्ज के रेफरेंस में। अब एक क्लॉज भी इसमें है कि अगर कोई फर्दर विटनेस है तो उसको भी बुला सकते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, इनको बुलाया जाना चाहिए, इन विटनेसेस को एग्जामिन किया जाना चाहिए उन अल्टर्ड और एडेड चार्ज की वजह से, तो उनको भी बुला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।